कहानी की शुरुआत हमें एक ऐसी फैंटेसी दुनिया से होती हुई दिखाई जाती है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हम एक आम सा नजर आने वाला इंसान करून ए वुस्ता के चंद सिपाहियों के साथ घने जंगल में सफर करता हुआ देखते हैं। वो लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें जंगल में एक डरा हुआ आदमी मिलता है। वो आदमी सिपाहियों को बताता है कि करीब ही एक निहायत खतरनाक राक्षस उनके गांव पर हमला कर रहा है। वो लोगों पर हमला करता है और फिर वापस अपने कैले में चला जाता है। ये सुनकर सिपाही मामले की छानबीन करने और गांव वालों की मदद करने का फैसला करते हैं। इस नॉर्मल इंसान का नाम इवान है, जो असल में आज के जदीद रूस का रहने वाला है। इवान और बाकी सिपाही इस मॉन्स्टर की तलाश में जंगल को खंगालना शुरू कर देते हैं। तभी वहां घना कोहरा छा जाता है, जिससे रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है। उसी दौरान इवान बाकी सिपाहियों से बिछड़ जाता है और घबरा जाता है। जहां बाकी सिपाहियों के पास मजबूत ढालें और तलवारें थीं, वहां इवान के पास कोई आर्मर नहीं था। उसके पास सिर्फ एक टेजर था, जिसे चलाना भी उसे ठीक से नहीं आता था। जल्द ही कोहरे के दरमियान से इवान को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर उसे मिल गया है। इवान वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी बाकी सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। असल में वो मॉन्स्टर एक डेमन बॉल जैसी मखलूकन होती है, जो उड़ सकती है और टक्कर मारकर शदीद तबाही मचाती है। उसे कोलोबॉक कहा जाता है, जो बेहद खतरनाक है। उसके हमले से कई सिपाही हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। इवान भी हिम्मत दिखाकर लड़ाई में कूद पड़ता है और उसे लात मारने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उल्टा उसके जूते को ही चबाने लगता है। इसके बाद सिपाही इस मॉन्स्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए खुद को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो मॉन्स्टर उनकी सारी ढालें तोड़ देता है, लेकिन तभी उनका मरकजी सिपाही एक बड़े हथौड़े से उस पर वार करता है और उसे बोरी में बंद कर देता है। इसके बाद सिपाही और इवान वापस अपने शहर लौटने का फैसला करते हैं। उसी दौरान हमें शहर में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो अकेली और काफी डरी हुई होती है। तभी एक घर के पास उसे एक चमकता हुआ जादुई फूल मिलता है। वो बच्ची इस फूल को देखकर हैरान रह जाती है। तभी एक औरत वहां आती है और इस बच्ची की मदद करती है। वो औरत एक लम्हे के लिए इस फूल को छूने की कोशिश करती है, लेकिन डरकर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। खैर, अब इवान अपने घर वापस लौट आता है। अगरचे उसने इस जादुई दुनिया में काफी वक्त गुजार लिया था, लेकिन वो अब भी यहाँ के माहौल में पूरी तरह ढल नहीं पाया था। इसी वजह से वो अपनी जदीद दुनिया से ढेरों सामान जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव और दूसरे घरेलू आलत यहाँ ले आया था। तभी वहां उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जिसका नाम वासिलिसा होता है, और वो इसी जादुई दुनिया की रहने वाली है। वो पहले भी कई एडवेंचर्स एक साथ कर चुके थे और अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। वासिलिसा उसके लिए गरम गरम पैनकेक्स लेकर आती है, लेकिन उससे पहले कि इवान खाना तैयार कर पाता, पूरे घर की बिजली चली जाती है। इवान बाहर जाकर देखता है तो एक सिपाही ने उसका जनरेटर तोड़ दिया होता है। इवान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बाद में वो वासिलिसा से कहता है कि चलो मेरी दुनिया में चलते हैं और वहीं शादी कर लेते हैं, लेकिन इस बात पर दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। दरअसल वासिलिसा को यही जादुई दुनिया पसंद थी, क्योंकि यही उसका घर था और उसका जदीद दुनिया में जाकर रहने का कोई इरादा नहीं था। वासिलिसा को खुश करने के लिए इवान उसे तोहफे में एक लिपस्टिक देने की कोशिश करता है, लेकिन वासिलिसा को मालूम नहीं होता कि ये क्या चीज है, इसीलिए वो उसे खा लेती है। उधर वो औरत इस छोटी बच्ची को अपने घर ले आती है, लेकिन अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि वो औरत और बच्ची दोनों ही किसी खतरनाक काली ताकत की लपेट में आ चुकी हैं। वो औरत इस बच्ची को बाबा यागा के पास ले जाती है, जो जंगल में रहने वाली एक मशहूर और खतरनाक चुड़ैल है। बाबा यागा बच्ची के जिस्म पर बने निशानों का जायजा लेती है और बताती है कि मैं तुम दोनों को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत तुम दोनों के अंदर समा चुकी है। इसके कुछ ही देर बाद इवान थोड़ा आराम करने के लिए एक पोर्टल के जरिए अपनी जदीद दुनिया में चला जाता है। वहां वो आराम से नहाता है, शॉपिंग करता है और गांव वालों के लिए ढेरों राशन खरीदता है। जब भी वो वापस लौटता, गांव वालों को जदीद औजार देकर उनकी मदद किया करता था। खैर, इसके बाद इवान और उसके वालिद के दरमियान उसकी ताकतों और जिंदगी के बारे में बात होती है। इवान को लगता है कि वो एक जंगजू बनने के लिए नहीं बना, जबकि उसके वालिद का मानना था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए ही पैदा हुआ है। उसके वालिद कहते हैं कि वो अपनी माँ पर गया है। इवान अपनी माँ के बारे में मजीद जानना चाहता था, मगर उसके वालिद इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखते थे। इवान अपनी सलाहियतों को लेकर काफी परेशान रहता था और अपने वालिद को खुद पर फख्र महसूस कराना चाहता था, जबकि गांव के बाकी सिपाही अक्सर इवान का मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो आए दिन किसी न किसी मुश्किल में फंस जाता था। एक दिन सिपाही जंगल से एक बहुत बड़ा ट्रोल पकड़कर लाते हैं और इवान को लगता है कि वो लोग इस ट्रोल के साथ बेदर्दी से पेश आ रहे हैं। इन सिपाहियों का मरकजी लीडर फिनस्ट द फाल्कन था, जो इवान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और फिनस्ट इवान की कमजोरी का मजाक उड़ाता है।
इस बात से इवान के दिल में गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी जादुई ताकतों और तलवारबाजी की मशक करने लगता है। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है और वासिलिसा के साथ भी उसकी बहस हो जाती है। इवान को लगता है कि वो वासिलिसा के लायक नहीं है और वासिलिसा भी उसे कमजोर समझती है। उसी दौरान वो औरत और बच्ची पूरी तरह उस काली ताकत के कब्जे में आ जाती है। एक खौफनाक आवाज उन्हें अपना गुलाम बनने का हुक्म देती है और बताती है कि उसका नाम सॉर्सिरर है। दूसरी तरफ गांव में एक टूर्नामेंट का इनिकाद होता है जहां कई जंगजू आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। एक सिपाही का मुकाबला मरमीन से होता है। उधर फिनस्ट और इवान की भी आजमाइश शुरू हो जाती है। इवान एक बड़े से स्तंभ पर चढ़कर अपनी अक्ल के बल पर यह मुकाबला जीत लेता है। यहाँ इवान साबित कर देता है कि वो चाहे ताकतवर ना हो लेकिन बहुत फुर्तीला और समझदार जरूर है। लेकिन अचानक इस टूर्नामेंट में खलबली मच जाती है जब 3 काली सवार गांव में आ धमकती हैं। इवान उनमें से एक बदकार चुड़ैल को पहचान लेता है जिसे उसी काली ताकत ने मुतासिर कर रखा था। वो आते ही सब पर हमला कर देती हैं और अच्छे सिपाहियों को भी मुतासिर करके उन्हें बुरा बना देती हैं। तभी इवान और फिनस्ट को उनका मुकाबला करना पड़ता है। फिनस्ट एक निहायत बेरहम और चालाक जंगजू था। उधर वासिलिसा भी एक एक करके कई दुश्मनों को ढेर कर देती है। इवान देखता है कि उसके वालिद भी दुश्मन को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। उधर गांव का जादूगर भी इस चुड़ैल से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो शिकस्त खा जाता है। असल में वो चुड़ैलें एक जादुई तलवार छीनने आई थीं। इस जादुई तलवार के बारे में बाबा यागा बाद में सब कुछ बताती है। तभी ऐन वक्त पर बाबा यागा वहां पहुंच जाती हैं और इवान और उसके साथियों को इस जादुई तलवार के साथ महफूज तरीके से वहां से निकालने में मदद करती है। बाद में जब वो शैतानी ताकतों से छुप रहे होते हैं तब बाबा यागा उन्हें इस कदीम बुराई की कहानी सुनाती है जो एक बार फिर वापस आ चुकी थी। इस कदीम शैतान को सॉर्सिरर कहा जाता है। वो कभी एक अजीम जादूगर हुआ करता था लेकिन वो अमर होना चाहता था। जब सॉर्सिरर अमर होने के बिल्कुल करीब था तब उसका एक नौजवान शागिर्द अंधेरे का रास्ता इख्तियार कर लेता है और अपने दिल में शैतान को जगह दे देता है। इसके बाद वो अपने ही उस्ताद को कत्ल करके खुद अमर बन जाता है। बाद अजा सॉर्सिरर को जमीन के कई फुट नीचे दफन कर दिया जाता है। बाबा यागा बताती है कि जिन लोगों को उसने शिफा दी थी वो उसके पास इलाज के लिए आए थे लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा न बच सका। सदियों से सॉर्सिरर जमीन के नीचे दबा हुआ अपनी ताकत जमा कर रहा था और पहले से भी ज्यादा शैतानी बनता जा रहा था। अब वो चुड़ैलें उसी सॉर्सिरर के लिए काम कर रही थीं जो अपने लिए एक नया खौफनाक जिस्म बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके लिए उसे इसी जादुई तलवार की जरूरत थी जो इवान के पास थी। ये वही खास और बेहद ताकतवर तलवार थी जिसे सिर्फ एक सच्चा जंगजू ही इस्तेमाल कर सकता था और उसी की मदद से इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। इसीलिए अब चुड़ैलों के सिपाही इवान और उसके साथियों को ढूंढने के लिए हर तरफ फैल चुके थे। बाबा यागा मरमीन की मदद से इवान और बाकी सबको एक तवील सफर पर ले जाती है। वो एक उड़ने वाली भेल पर सवार होकर एक दूर इफ्तादा पुरस्सरार दुनिया की तरफ रवाना होते हैं जहां उन्हें एक ऐसा जादुई हथियार और एक अजीम जंगजू तलाश करना था जो सॉर्सिरर को शिकस्त देने का तरीका जानता हो। काफी तवील सफर के बाद वो बर्फ से ढके एक घने जंगल में पहुंचते हैं जहां फिनस्ट और इवान के दरमियान अभी भी बहस जारी होती है। इवान को हसद और अदम तहफ्फुज महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि वासिलिसा अब उससे ज्यादा फिनस्ट को पसंद करने लगी है। कोलोबोक भी इस सफर में उनके साथ होता है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। अब इस ग्रुप को बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से गुजरना था। चलते चलते वो एक बहुत बड़े पत्थर के पास पहुंचते हैं जो मुर्दों की दुनिया का रास्ता था। बाबा यागा को यकीन होता है कि यहाँ उन्हें अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें इस अजीम पत्थर के 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। यहाँ इवान अपनी बेतुकी बातों से इस पत्थर को इतना परेशान कर देता है कि वो पत्थर खुद ही हार मान लेता है और उन्हें अंदर जाने देता है। लेकिन अचानक इवान एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और वहां उसकी मुलाकात अपने वालिद से होती है। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि इस खौफनाक लड़ाई के बाद उसके वालिद को सॉर्सिरर ने मार दिया था। अपने वालिद को इस हाल में देखकर इवान का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। लेकिन उसके वालिद उसे समझाते हैं कि तुम एक अजीम जंगजू बन सकते हो, बस खुद पर यकीन रखो। गार से बाहर निकलने के बाद इवान अपने वालिद की मौत की वजह से बहुत दुखी होता है। खैर, आगे बढ़कर वो उस बूढ़े जंगजू को तलाश कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस जंगजू की याददाश्त जा चुकी थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने सॉर्सिरर को कैसे हराया था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और किसी जॉम्बी की तरह दिखाई देता था। इसके बाद पूरा ग्रुप उस बूढ़े जंगजू को एक दूसरे जंगल में ले जाता है। वहां इवान इस जादुई तलवार को इस्तेमाल करके अपनी ताकतों को आजमाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो तलवार को एक चट्टान के नीचे छुपा देता है और सब लोग सो जाते हैं। लेकिन अचानक दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं जिसमें फिनस्ट जख्मी हो जाता है। किसी न किसी तरह इवान और उसकी टीम वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है।
मगर वो जादुई तलवार दुश्मन के हाथ लग जाती है। इसके बाद इवान और वासिलिसा के दरमियान जबरदस्त बहस हो जाती है। इवान कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ एक बहादुर जंगजू शौहर चाहिए, इसीलिए अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर वासिलिसा गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और जख्मी फिनिस्ट की मदद करने चली जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद इवान और उसका ग्रुप आखिरकार दुश्मन का सामना करने के लिए रवाना हो जाता है। जब वो वापस अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां एक खौफनाक जंग छिड़ चुकी होती है। वासिलिसा और फिनिस्ट मिलकर सॉर्सरर के कब्जे में आए हुए बेशुमार सिपाहियों का सफाया करने लगते हैं। तभी चुड़ैलें अपनी काली ताकतों से द्योकामत ड्रैगन बुला लेती हैं, जिससे जंग पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। अब सॉर्सरर अपने असल और भयानक रूप में आ जाता है। वो नीली आंखों वाला एक द्योकामत दरख्तनुमा मॉन्स्टर बन चुका था। उधर वो बूढ़ा जंगजू अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने सॉर्सरर को कैसे शिकस्त दी थी। लड़ाई के दौरान उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा रहता है। अब इवान को उसकी मदद की जरूरत थी, मगर उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। दूसरी तरफ शैतानी ताकतें मुसलसल गालिब आ रही थीं और गांव वालों का डटे रहना मुश्किल होता जा रहा था। तभी अचानक उस बूढ़े जंगजू को याद आ जाता है कि सॉर्सरर अपनी सारी ताकत जमीन से हासिल करता है, इसीलिए उसे शिकस्त देने का सिर्फ एक ही तरीका था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सॉर्सरर की नजर वासिलिसा और इवान पर पड़ जाती है। वो अपनी ताकत से जमीन को चीरना शुरू कर देता है, जिससे जमीन फटने लगती है और वासिलिसा एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। ये देखकर इवान खौफ और गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मार दी गई है। लेकिन अचानक इवान खुद को एक घर में अपने वालिद के साथ देखता है। दरअसल ये एक विजन था। यहाँ इवान रोते हुए अपने वालिद से पूछता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मगर उसके वालिद उसे यकीन दिलाते हैं कि असल ताकत तुम्हारे अपने अंदर ही छुपी हुई है। ये सुनते ही इवान के अंदर का सोया हुआ जंगजू जाग उठता है। वो होश में आते ही सीधा सॉर्सरर से जा भिड़ता है। अब वो जादुई तलवार और अपनी जादुई ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करने के काबिल हो चुका था। दोनों के दरमियान एक तबाहकुन जंग शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते इवान और सॉर्सरर एक जादुई पोर्टल के अंदर जा गिरते हैं। यहाँ इवान अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और उस पोर्टल को सीधा अपनी जदीद दुनिया मॉस्को के एक पार्किंग लॉट में खोल देता है, जिससे सॉर्सरर घबरा जाता है और जमीन से अपनी ताकत खींचने की कोशिश करता है। मगर इवान उस पर हंसने लगता है, क्योंकि हमारी जदीद दुनिया की कंक्रीट वाली जमीन से उसे कोई जादुई ताकत हासिल नहीं हो सकती थी। चंद ही मिनटों में सॉर्सरर की ताकतें खत्म होने लगती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। मरने से जरा पहले वो इवान को एक खौफनाक वार्निंग देता है कि अंधेरा हर तरफ मौजूद है, और इतना कहकर वो राख में तब्दील हो जाता है। उधर जादुई दुनिया में वासिलिसा दरअसल जिंदा होती है और फिनिस्ट उसे मलबे से बाहर निकालने में मदद करता है। वासिलिसा ये सोचकर रो रही होती है कि शायद इवान मारा गया है, लेकिन उसी वक्त आसमान में एक पोर्टल खुलता है और इवान उसमें से बाहर आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब इवान को अपनी ताकतों पर मुकम्मल काबू हासिल हो चुका था और फिनिस्ट के साथ भी उसकी पक्की दोस्ती हो गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इवान और फिनिस्ट दोनों एक साथ जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकलते हैं और अपने नए एडवेंचर्स के दौरान कई अजीब व गरीब जादुई मखलूकात से मिलते हैं। अब इवान और उसके दोस्तों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन बुराई अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। उन 3 चुड़ैलों में से एक चुड़ैल अब भी जिंदा थी, जो खुद को अंधेरे की ताकत के साथ मिला लेती है। और कहानी के आगज में जो औरत दिखाई गई थी वो अब हामिला थी। पहली नजर में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन अचानक उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली पड़ जाती हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।